हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष अकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके लिए। चैनल पर जो है हमारा प्राचीन इतिहास जो है चल रहा है, ठीक है। तो साइड बाय साइड मैं ये सोच रही हूँ कि हम साथ में अब थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कवर अप करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको करवाऊंगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। कैसे हम इसे पढ़ेंगे, इसे हम पार्ट्स में पढ़ेंगे और जो हम पार्ट कर लेंगे और उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी हैं। तो साथ साथ ही आपको ये हो जाएगा कि जहाँ तक हमने जिस चीज़ को पढ़ा है तो उसकी क्लियरिटी कहाँ तक हुई है, ठीक है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहें। पहले हम कहानी को समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसके साथ साथ ही एमसीक्यूज करेंगे। ये आपके जो है पार्ट्स में मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति पूरी कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहानी को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है आपकी घटनाएं और प्रक्रियाएं, कैसे फ्रांस की क्रांति जो है स्टार्ट हुई। तो बात है आपकी 14 जुलाई 1789 की, ठीक है। ये है जो आपकी 9th क्लास की हिस्ट्री का जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है। 9th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उसमें जो है आपको सबसे पहले क्या दिखाते हैं, सबसे पहले एक चित्र दिखाते हैं। तो वहीं से जो है इस कहानी की शुरुआत होती है। तो सेम वैसे ही इसमें है। तो शुरुआत कैसे है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर यानी कि फ्रांस में आतंक का माहौल था। डेट आप याद रखोगे। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह ये थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सेना है वो नागरिकों पर क्या चलाएंगे भाई? गोलियां चलाएंगे। 14 जुलाई 1789 की मैं आपको बात बता रही हूँ। बास्तिल नगर में आपके लगभग कितने जो है मेल थे? 7,000 मेल थे और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, एक जन सेना का गठन किया। जन सेना बनाने का जो है गठन करने का निर्णय लिया और वे हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग आपको जो है ये बिल्कुल लास्ट आपको बता रखा है कि एसेंस बता रखा है और यहीं से जो है हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि ऐसा जो ये सब कुछ हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो वो अब हम पढ़ते जाएंगे आगे। पहले देख लेते हैं कि लास्ट का ये सब कुछ बता रहे हैं। और क्या हुआ, क्रांति के दौरान जो आप सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को इन्होंने तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में आपके गोला बारूद मिलने की संभावना थी। और हथियार पर कब्जा करने की इस लड़ाई में जो है बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और कैदी जो है इसमें छुड़ा लिए गए। यद्यपि जो कैदी थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 7 थी। सम्राट की जो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण जो आपका बास्तिल किला है वो लोगों की घृणा का केंद्र था। अब जो इसने निरंकुश शक्तियां अपनाई हैं इस पूरे चैप्टर में, वो मैं अब आपको बताऊंगी कि तब इसके बाद जब इसने जो है कब्जा शिकंजा किया शक्तियों से, लोगों पर अपना दबदबा बनाया, तो उसका विरोध करने के लिए लोग यहाँ खड़े हो गए हैं बास्तिल जेल में, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस किले को ढा दिया गया और जो उसके अवशेष हैं बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। फ्रांस की जो अधिकांश जनता थी वो पॉवर्टी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था। बाद में इस दौर पर का जो है सिवालोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे लंबे घटनाक्रम की ऐसे शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति जो है फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। फाइनली जो है आपके फ्रांस के सम्राट को फांसी दी गई।
तो आप समझ गए हो कि लास्ट में ये चैप्टर पहुंच गया है। अब जब आपको कहानी थोड़ी सी समझ आ गई है, ये फ्लैशबैक था, ठीक है, तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। जो निरकुंज शक्तियाँ थी वो एक्चुअल में थी क्या, और जहाँ पर जो ये लोग रह रहे थे, फ्रांस में जो ये लोग रह रहे थे, ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनको वहाँ पर अटैक करना पड़ा और इनके जो है कैदी को छुड़वाना पड़ा, जिनकी संख्या थी 7, और इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि जिससे फ्रांस के सम्राट को फांसी दी गई। ठीक है, तो चलिए जो है अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फाइनली चैप्टर को। कहानी कैसे शुरू होती है, देखिए यहाँ पर मैं आपको, ये आपकी 9th क्लास की हिस्ट्री में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 3 वर्ग थे, जिसे हम प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और जो ये तृतीय स्टेट था। 3 ये आपके कितने थे, स्टेट थे, जिसमें पहले स्टेट में आपके पादरी वर्ग आते थे, दूसरे में आपके कुलीन वर्ग आते थे, तीसरे स्टेट में कौन कौन से व्यक्ति होते थे, जो मध्यम वर्ग के थे, जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। ठीक है, और इसी के नीचे किसान और कारीगर, फिर छोटे किसान, भूमिहीन जो मजदूर और नौकर। ठीक है, तो यानी कि 3rd स्टेट में ये व्यक्ति आते थे और 2 स्टेट्स में ये व्यक्ति आते थे। आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सन 1774 की बात है, उसमें बूर्बो राजवंश का जो लुई 16वां है वो फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। अब राजा की कहानी स्टार्ट हो गई है कि वो कब गद्दी पर बैठा और उसने आगे क्या क्या किया। तो याद रखेंगे 1774 में ये जो लुई 16वां है, जो इसमें मेन राजा रहा है, वो गद्दी पर बैठा। और ये किस राजवंश का था, ये बूर्बो राजवंश का था। इसकी आयु कितनी थी उस समय, तो आयु थी इसकी 20 साल। और इसका विवाह किसके साथ हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट के साथ इसका विवाह हुआ। जब इसका राज्याभिषेक हुआ उसके समय राजकोष बिल्कुल खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण जो फ्रांस के वित्तीय संसाधन थे वो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे, क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह करते थे तो इनका जो राजकोष था बिल्कुल खाली हो चुका था। वर्साए के विशाल महल, इसके महल का क्या नाम था, वर्साए। इसके विशाल महल और राज दरबार की शानी शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ जो था वो अलग से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ठीक है, तो अमेरिका की इसने हेल्प करी थी। 13 उपनिवेशों को साझा मतलब कि ब्रिटेन से अमेरिका को आज़ाद करवाया फ्रांस ने। और ये सब बातें कब हुई हैं, लुई 16वां के शासनकाल में। और इस युद्ध के चलते फ्रांस पर क्या हुआ, 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। इनकी हेल्प करी अमेरिका की, और उस समय की ये जो आपकी करेंसी है 10 अरब जिसे लिवरे कहते हैं, उससे भी अधिक का कर्जा फ्रांस पर और जुड़ गया। और उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% क्या कर रहे थे, ब्याज की मांग करने लग गए थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे, क्योंकि कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। ठीक है, अब इनको कर्ज चुकाना था। अब वो कैसे होते, अब अपने नियमित खर्चे भी थे, जैसे सेना का रखरखाव करना, राज दरबार हो गया, सरकारी कार्यालय हो गए, विश्वविद्यालय हो गए। तो फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बांधे होगी, और ये कदम भी नाकाफी था। यानी कि इन्होंने टैक्स में जो है वृद्धि कर दी। कहाँ से करेंगे, हमारी सरकार कहाँ से सारे काम कर रही है, वो टैक्स से कर रही है, और इन पर कर्ज है, और आपको जो है वजह पता लग गई है। तो इस चीज़ से निदान पाने के लिए इन्होंने टैक्स में जो है वृद्धि कर दी। ठीक, फिर बात हुई 18वीं सदी में। फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बट गया था, और जो ये केवल तीसरे स्टेट के लोग, जो जनसाधारण लोग थे, इनको ही जो है टैक्स अदा करना था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दी है कि जो ये 2 स्टेट्स थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको तो टैक्स नहीं देना है। ठीक है, इनको टैक्स नहीं देना है। जो तृतीय स्टेट के लोग थे, ये जो जनसाधारण लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, इनको टैक्स देना था। ठीक है, इनके कर्ज को चुकाने के लिए। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था,
और प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग करके 1789 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए था। यानी कि क्या था कि राजा का तंत्र था। आप साफ साफ अब भी आप समझ गए होंगे कि ऊपर के 2 स्टेट्स को कोई भी काम नहीं करना, कोई भी टैक्स नहीं देना, लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों को टैक्स देना है, उनकी क्या है, मजबूरी है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग कितने किसान थे? 90% जो थे किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कौन कौन थे? कुलीन था, चर्च था और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। देखो कितना बड़ा रेशो है। ठीक है, कितना बड़ा रेशो है ये कि 90% जो थे आपके इसमें किसान थे, और जो ज़मीन के मालिकों की जो मालिक किसान जो होते थे ना, उनकी संख्या बहुत कम थी, 60% थी, जिसमें से कुलीन भी हैं, चर्च भी हैं, और जो तीसरे स्टेट में कुछ अमीर हैं उनका भी अधिकार था। जो फ्रांस में प्रथम स्टेट अर्थात कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार थे। जैसे इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से थे कि राज्यों को जो दिए जाने वाले करों से छूट मिलेगी। कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। कैसे? वो किसानों से सामंती कर भी वसूल करते थे। 2 तरह के उनसे टैक्स लिए जा रहे हैं, भाई यहाँ भी देना है कि राज्य को भी आपने टैक्स देना है, साथ में जो है किसानों से आप अलग टैक्स वसूल कर रहे हो। किसान अपने स्वामी की सेवा, जैसे स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए सब बाध्य थे। मतलब उनका मन है नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है, जो हमने ये सारे काम जो हैं ये काम उनसे करवाने हैं। फ्रांस में चर्च भी जो है किसानों से करों का एक हिस्सा लेता था, चर्च भी लेता था। आपको कुलीन वर्ग का समझ आएगा, अब चर्च भी ले रहा है। एक तो होता था टाइद। टाइद क्या होता था? ये एक धार्मिक कर होता था, यानी कि धर्म के नाम पे भी इनसे टैक्स लिया जाता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में जो टाइल ये क्या होता था? ये प्रत्यक्ष कर होता था, मतलब डायरेक्ट आप टैक्स दे रहे हो, और भी बहुत ज़्यादा अनेक जो हैं आपके अप्रत्यक्ष कर इसमें शामिल थे। तो एक आप नाम ध्यान रखोगे टाइद, और एक आप जो है नाम ध्यान रखोगे टाइल। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में कौन कौन से कर थे वो भी देख लो। नमक का कर हो गया, तंबाकू पर कर हो गया, जैसे रोजाना उपभोग की जो वस्तुएं होगी उन पर ये चीज़ें लगाई जाती थी। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का जो जितना भी सारा बोझ था वो करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो आप अब कहानी पूरी तरह समझ गए हो कि कितना शोषण किया जा रहा है। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के उनसे टैक्स लिए जा रहे हैं। राज्य वाला भी देना है, भूमि ने की जो किसान की भूमि है उस पर अलग सा देना है, आपको धार्मिक कर भी देना है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर भी देने हैं। तो ये चीज़ जो है आप देख पा रहे हैं। कुछ ये नए शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। लिव्रे यानी कि ये फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1794 में क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली ये श्रेणी थी। आपको 3 स्टेट्स मैंने बता दिए हैं ना, तो हैसियत के हिसाब से जो है इनको ये जो है श्रेणियों में बांटा गया था। अब पादरी वर्ग, चर्च के जो विशेष कार्य को करने वाले जो व्यक्तियों का समूह होता था उसे हम पादरी वर्ग कहते थे। टाइद कौन सा था? कि चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला ये कर होता था, और जो ये टैक्स होता था आपके कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, जो अगर मान लो कि 100% कोई उपज हुई है तो उसमें से 10वां हिस्सा आपको जो है टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। टाइल कौन सा कर होता था? ये सीधे राज्यों को अदा किए जाने वाला ये कर होता था। जीविका संकट क्या है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लग गए थे। इतना अकाल पड़ा, इतनी मारामारी हो गई थी, मतलब बीमारियां फैल गई थी, जिससे कि उनको इतना स्तर उनका नीचे इस समय गिर चुका था कि उनकी न्यूनतम साधन भी, यानी कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये भी खतरे में पड़ने लग गए थे। अनाम, जिनका नाम जो है मालूम नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में कितनी थी? तब थी 2.3 करोड़। लेकिन 1789 की बात करें तो उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई थी? 2.8 करोड़। यानी कि 2.8 करोड़ जो है 1789 में हो गई थी।
तो अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब आप समझ रहे हो कि जितने लोग हैं खाने के लिए तो बढ़ेगा ना, तो ये उस समय हुआ। फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य जो है पावा रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, लेकिन जो उनकी मजदूरी थी मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, आप उनसे काम करवाए जा रहे हो। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होती चली गई। स्थितियां तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार भी गिर जाती। अब आप कुछ जो है अकाल भी पड़ गया है, ठीक है, अकाल भी यहाँ हो गया है, ठीक है, आप उनको मजदूरी भी उनकी नहीं बढ़ा रहे हो, तो अब ये लोग भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। इससे रोजी रोटी का संकट यहाँ पर पैदा हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया है कि जीवित संकट कैसा है कि आपको जो आपके बेसिक नीड है उस पर ही वार होना शुरू हो गया था। इस ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान जो है फ्रांस में बिल्कुल आम हो गई थी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि साइड बाय साइड ये चीज़ें भी चल रही थी। ठीक है, देखो जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कि खराब फसल हुई, अब गरीब गुरबा पावर रोटी खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, अब जीविका संकट का चक्र ऐसे चलता है, फिर महामारी भी होगी, तो ये जो है चक्र चलता रहता है। आप समझ गए होंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना की। जो ये आप हमारे साथ इतनी बदसलूकी कर रहे हो ना, आपको ये सारा कुछ समझ आ गया, आप टैक्स ले रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, तो अब हमें इसका अंत करना है। अब हद से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। फिर 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे कहा गया मध्य वर्ग, जिसने फलतः समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग क्या करते थे, उसको खरीद लेते थे। एक नया सामाजिक वर्ग का उदय हुआ जिसको क्या कहा गया, मध्य वर्ग। और समुद्र पारीय व्यापार में, ऊनी वस्त्रों में, रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में, इस पर इन्होंने फोर्स लगाया और इन्होंने क्या किया, संपत्ति को अर्जित किया। इसमें जो ऊनी कपड़े होते थे और जो रेशमी कपड़े होते थे उनका निर्यात किया जाता था, आयात नहीं किया जाता था। या ये चीज़ हो जाती थी कि जो समाज के समृद्ध लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं उसको खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी इस चीज़ में शामिल थे। ये सभी कैसे थे, ये पढ़े लिखे थे और इनका मानना क्या था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण है ना तो उसको ये मत कहो कि वही काम करेगा, वही ऊपर है, और वैश्य को आप ऐसे गंदी नज़र से देख रहे हो। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होना चाहिए। ठीक है, आप जो है कास्ट सिस्टम मतलब आप ये थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट मतलब कि योग्य है तो उसी के बल पर उससे बात करो। ठीक है, फ्रांस में ही आपको स्वतंत्रता, समान नियम और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना किसने दी थी, ये दी थी आपके जॉन लॉक ने। यानी कि आप स्वतंत्रता चाहते हो फ्रांस में, उन सभी में जो है एक समान नियम होने चाहिए। चाहे कोई आपके सामने फर्स्ट स्टेट का व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो द्वितीय स्टेट का खड़ा है, चाहे वो तृतीय स्टेट का खड़ा है, सभी के लिए आपके समान नियम होने चाहिए, समान अवसर होने चाहिए। और ये जो एक परिकल्पना जो सोची थी वो सोची थी जॉन लॉक ने और रूसो ने। ये ऐसे दार्शनिक थे, इन्होंने ये चीज़ अपनी प्रस्तुत की और अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने जॉन लॉक ने क्या बात करी, इनकी बुक है कि राजा के दैवी और निरकुंश अधिकारों के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने इस चीज़ का खंडन किया है। आप इस चीज़ को मत मानो, दैवी शक्ति को। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ये बात करी है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो ये चीज़ आपने याद रखी है कि जो सामाजिक अनुबंध का जो है प्रस्ताव है किसने आगे रखा था, वो रखा था रूसो ने। मॉन्टेस्क्यू की अगर बात करें तो उसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर बात क्या की है, ये इसकी बुक का नाम है, आप इस बुक को ध्यान रखेंगे। और उसने ये चीज़ बताई है कि सरकार के अंदर आपकी विधायिका भी होगी, आपकी कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। जो आज ये काम चल रहा है ये तो मॉन्टेस्क्यू ने 1789 में ही बता दिया था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि इन तीनों के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, सत्ता का विभाजन करेंगे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने
क्या किया था, 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित करवाया था ना, ये अमेरिका की बात बता रही हूँ जिससे फ्रांस ने मदद भी की थी, ठीक है। तो क्या हुआ था, वही इस मॉडल, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी, ठीक है। और फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी, ठीक। दार्शनिकों ने के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस भी हुआ करती, और पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। आपने इसमें जॉन लॉक की स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, उनकी बुक ध्यान रखनी है, रूसो सामाजिक अनुबंध पे देते हैं, मॉन्टेस्क्यू की आपने जो है बुक ध्यान रखनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, अनपढ़ भी उसको समझ सके, ये चीज़ इस चीज़ से जो है लोगों को जागृत किया गया कि भाई हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें बंधुत्व चाहिए। और इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए और की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध जो है गुस्सा भड़क गया, क्योंकि अब लोग समझने लग गए थे इनकी बुक्स को पढ़कर, इनकी रचनाओं को पढ़कर, क्योंकि उन बुक्स में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लोग भी अनपढ़ है, तो सुना बोल बोल कर उनको सुनाया जाता था कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। एक ये है आर्थर यंगर नामक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा है, तो आर्थर यंग का भी आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, कहानी थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी। कल हम थोड़ा कहानी को कंटिन्यू करेंगे। अब जितना हमने पढ़ा है इसके हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। चलिए, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब आसीन हुआ था, बताइए। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो 1774 में, 1774 में बूर्बो ये राजवंश का था। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ और उस समय उसकी आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। और उसका विवाह किससे हुआ था, आप कमेंट सेक्शन में आप सभी बताओगे कि जो देख रहे हैं कि लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था या इंडिया की राजकुमारी से हुआ था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वां की जो पत्नी थी मेरी एंटोनियोट किस देश की थी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कहाँ की थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने जो है स्टेट में विभाजित था, 3 में था ना, 3 में था। तो 3 का नाम सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। पहला कौन सा था, पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, तीसरा था आपका व्यापारी, कर्मचारी, वकील, कारीगर, किसान, भूमिहीन मजदूर, ये सब थे। किस स्टेट के लोग जो है कर अदा कर सकते थे, तो तृतीय स्टेट के लग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है कि जो फ्रांसीसी समाज है वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का एक अंग था। कथन दूसरा दिया गया है कि प्राचीन राजतंत्र पंथ जो पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले ही फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। तो हमने बिल्कुल जो है कूट का सही करना है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रांसीसी समाज था ये सामंतवाद पर डिपेंड था, जो मध्यकालीन सामंतवाद था उस पर डिपेंड था। और 1789 से पहले ही अगर हम प्राचीन राजतंत्र की बात करते हैं तो 1789 से पहले ही ये सारी चीज़ें जो हैं हो चुकी थी। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की पूरी आबादी में लगभग जो है 90% किसान थे। ज़मीन के मालिक के रूप में किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। कुलीन और पादरी वर्ग को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। किसान अपने स्वामी की सेवा करते थे और जिसके बदले में उसको करों से मुक्ति प्राप्त होती थी। तो आपने ये बताना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा कि जो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, ये नहीं था कि जिसके अगर आप किसान जो हैं अपने स्वामी की अगर सेवा करते थे तो उनको करों से मुक्ति मिलती थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिफ्थ ऑप्शन हमारा गलत है। तो सेकंड ये ठीक है कि फर्स्ट चीज़ भी वहाँ उस समय थी, ठीक है, सेकंड भी थी, थर्ड भी थी और फोर्थ भी थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपको टाइद कैसा कर था, ये एक आपका धार्मिक टैक्स था, ठीक है। देखो रिवीजन हो रही है बहुत अच्छे से। यहाँ पर आपको सूची दी गई है, सूची 2 दी गई है। लिवरे कैसा था, लिवरे क्या थी, मैंने आपको ये बता दिया है, ये क्या थी, फ्रांस की प्राचीन मुद्रा थी। एस्टेट क्या था, चर्च द्वारा। टाइद कौन सा था, आपका धार्मिक कर था ना,
ठीक है, तो ये देखो लिवरे क्या थी, फ्रांस की प्राचीन मुद्रा थी। एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज की ये श्रेणी थी। अभी क्रांति हुई नहीं है, क्रांति अब आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं। तो फ्रांसीसी समाज की ये श्रेणी थी जिसे हम एस्टेट कहते थे। टाइथ क्या होता था, ये एक धार्मिक टैक्स था। ये किसके द्वारा वसूला जाता था, चर्च के द्वारा। फिर आपका अगला टैक्स था टाइल, जो किसको दिया जाता था, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला ये कर होता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, टाइल कैसा था, प्रत्यक्ष कर के अलावा आपको नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर भी लगाते थे। कारण क्या दे रखा है कि इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ जो है करों के माध्यम से ही जनता वहन करती थी। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो ए बिल्कुल ठीक है, दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इस चीज़ की व्याख्या भी कर रहा है। ये दोनों आपसे कर जो है लिए जाते थे, और नमक और तंबाकू भी चीज़ें जो है ना अप्रत्यक्ष कर इन पे लगाते थे। और जितना भी सारा काम होता था वो किससे होता था, वो टैक्स के माध्यम से ही जनता वहन करती थी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे यहाँ पर कथन दिया हुआ है और यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि फ्रांस की जो जनसंख्या है वो 1715 में कितनी थी और 1789 में कितनी हो गई, और अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग में बढ़ोतरी हुई। तो बताना है कौन सा सही है कौन सा। तो दोनों ही सत्य हैं और बिल्कुल इसकी व्याख्या सही से हो रही है। यहाँ पर आपको असत्य कथन का चयन करना है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से पहले अकाल और कर बढ़ने के कारण किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। 17वीं शताब्दी में जो मध्यम वर्ग था नामक एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। मध्यम वर्ग ने फैलते समुद्र पारी व्यापार और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति को अर्जित किया। स्वतंत्रता तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना किसने की है, जॉन लॉक ने और जॉक रूसो ने जैसे दर्शकों ने प्रस्तुत की है। तो आप ये कैसे कहोगे, तो हमने इसमें असत्य बताना है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है कि मध्यम वर्ग नामक एक नए सामाजिक नहीं था भाई, तीसरे स्टेट में आ गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी नहीं है। आगे, जॉन लॉक ने अपनी किस पुस्तक में राजा के दैवी और निरकुंश अधिकारियों के सिद्धांत का खंडन किया है। मैंने आपको बताया इसकी बुक का नाम अपने ध्यान रखना है, टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें इसने राजा के दैवी और निरकुंश अधिकारों के सिद्धांत का क्या किया है, खंडन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके द स्पिरिट ऑफ लॉज के जो पुस्तक के हैं वो है मॉन्टेस्क्यू। इस पुस्तक में उसने जो है सरकार के अंदर क्या क्या चीज़ें बताई है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका के बीच में इसने सत्ता का विभाजन किया है। किसने किया है, मॉन्टेस्क्यू ने। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे, तो ये थे 13। कितने थे, 13। देखो चैप्टर जितना हमने अब तक किया है वो एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज भी हो गया। फ्रांसीसी समाज में दार्शनिकों के विचारों का पुस्तकों और अखबारों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, और पुस्तकों और अखबार क्रांतिकारी गतिविधियों और सामाजिक कार्यों के विषय में जन जागरूकता का कार्य करती थी। तो यहाँ पर आपको 2 कूट दिए गए हैं और बताना है। तो देखिए ये दोनों ही सही हैं और ये व्याख्या भी सही से कर रहे हैं। लुई 16 द्वारा पुनः कर में वृद्धि किस कारण की गई थी, किस कारण की गई थी, ये की गई थी राज्य के जो खर्चे थे ना उसको पूरा करने के लिए लुई 16 ने दोबारा जो है टैक्स में क्या कर दी थी, वृद्धि कर दी थी। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए अब हमने यहाँ तक पढ़ा और यहाँ हमने उसी जहाँ तक पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में 16 क्वेश्चन बनते हैं और 16 क्वेश्चन को हमने साथ साथ कर लिया। तो इस तरह जो है हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री की फ्रांस की क्रांति एक बार हो जाए, फिर उसके बाद में आपको दक्षिण भारत का इतिहास जैसे प्राचीन इतिहास जो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। देखिए इसके बाद क्रांति की शुरुआत हम आगे करेंगे, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सीरीज अच्छी लग रही होगी, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अब आप सभी क्या करेंगे, लाइक मैक्सिमम करें, शेयर ज़रूर करें आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, सब्सक्राइब रेड बटन ज़रूर प्रेस करें। मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।